हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आप सब के लिए साइंस का मोस्ट बीबीआई प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग साइंस का जो है मोस्ट बीबीआई क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वेश्चंस हल करेंगे। जो विगत वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्न हैं साइंस का, उसका एक सीरीज है। ठीक है, तो सभी साथी बने रहिएगा और कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, और जो जो इंपॉर्टेंट बात होगा उसको आप लोग नोट भी करके चलिएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है हमारा। क्या है पहला प्रश्न? HCl किस प्रकार का अम्ल है? पहला प्रश्न है हमारा HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, किस प्रकार का अम्ल है? जो HCl है वो किस प्रकार का अम्ल है? देखिए, तीन ऐसा अम्ल है जिसको ना खनिज अम्ल कहा जाता है। ठीक है, तीन तो अम्ल ऐसा है जिसको खनिज अम्ल कहते हैं। ठीक है, खनिज अम्ल अगर आपसे बोलेगा, तीन तो अम्ल ऐसा है जिसको कि खनिज अम्ल कहा जाता है। ठीक है, खनिज अम्ल, ठीक, याद रखिएगा आप लोग, खनिज अम्ल या इसको ट्रबल अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तीन ठो याद रखना है आपको, तीन ठो अम्ल ऐसा है। एक है आपका HCl है आपका, ठीक है, एक आपका HNO3 है, और एक आपका है H2SO4। H2SO4, H2SO4 को तो अम्लराज भी कहते हैं ना, अम्लराज। H2SO4 को अम्लराज भी कहा जाता है, अम्लों का राजा। ठीक है, अम्लराज, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक, ये तीन ऐसा अम्ल है जिसको खनिज अम्ल कहते हैं। ठीक है, या इसको प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसको जल में डालते हैं ना तो अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन देता है, इसलिए इसको खनिज अम्ल कहा जाता है या प्रबल अम्ल कहा जाता है। ठीक है, तो कौन कौन है हमारा? एक है HCl, एक है हमारा HNO3, और एक है हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा, तो हमको सवाल क्या बोला है कि HCl जो है, HCl किस प्रकार का अम्ल है? ठीक है, एक कार्बनिक अम्ल है, खनिज अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, या क्षार है? ठीक है, क्षार तो नहीं है, ये वाला ऑप्शन तो कट जाएगा आपका। दुर्बल अम्ल, दुर्बल तो नहीं है, ये क्या बोले हम? खनिज अम्ल कहेगा या आपको कहेगा प्रबल अम्ल। ठीक है, मतलब प्रबल अम्ल, अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन को देता है ये। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल तो नहीं है, इसमें कहीं पे कार्बन है क्या? नहीं है, कार्बनिक अम्ल भी नहीं है, तो क्या होगा ये हमारा? खनिज अम्ल। HCl क्या है? खनिज अम्ल है। और HCl के बारे में जानते हैं ना कि हमारे अमाशय में जो है ना HCl अम्ल होता है। ठीक है, हमारे अमाशय में HCl अम्ल होता है, अमाशय को पेट भी बोलते हैं। ठीक है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल का स्राव होता है? तो HCl अम्ल का स्राव होता है, और ये HCl अम्ल क्या करता है? हमारे पेट में अम्लीयता माध्यम को बनाए रखता है। मतलब जो कुछ खाना वाना हम लोग खाते हैं उसके साथ जो भी जीवाणु कीटाणु आ जाता है ना, तो उसको ये जो HCl अम्ल है नष्ट कर देता है, उसको खा लेता है, उसको मार देता है। ठीक है, तो HCl अम्ल जो है हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी है, हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी है। ठीक है, और वही HCl अम्ल की अगर मात्रा ज़्यादा हो जाएगा ना हमारे पेट में, तो हमको एसिडिटी हो जाता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा किसको प्रबल अम्ल कहते हैं, ये तीनों याद रखिएगा। आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ देता है कि तीन प्रमुख खनिज अम्लों के नाम लिखो, तो याद रखिएगा HCl, HNO3 और H2SO4। और ये H2SO4 क्या है? यही है तेजाब आपका। ठीक है, जो बैटरियों में तेजाब भरते हैं ना, वो तेजाब है। ठीक है, इसको अम्लराज भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न को देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न? कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो नींबू है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अम्ल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा कि किस वस्तु में, किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उससे भी आपका एक क्वेश्चन एकदम फिक्स होता है, एग्जाम में आता ही है एकदम। ठीक है, तो बोल रहा है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, एक है टार्ट्रिक अम्ल, ये टार्ट्रिक अम्ल है। ठीक है, ये जो है आपका इमली में पाया जाता है, इमली, कच्चा आम, इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, इमली कहे या आपको कहे कच्चा आम। ठीक है, इमली कहे या क्या कहे? कच्चा सब आम, कच्चा आम में पाया जाता है आपका टार्ट्रिक अम्ल, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इमली या कच्चा आम में क्या पाया जाएगा? टार्ट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल जो है ये नींबू में पाया जाता है। ठीक है, संतरा, नींबू, ये सब में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा भी बोल देगा आपको, संतरा कहे या आपको नींबू कहे, इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा, नींबू, इस सब में क्या? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद लैक्टिक अम्ल। आप जानते हैं ना, खट्टा दूध या दही बोल देगा आपको, दही, खट्टा दूध कहे या दही कहे। अगर आपको खट्टा दूध भी बोल रहा है ना, तो समझ जाइए कि आपको उसमें लैक्टिक अम्ल ही पाया जाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे ना कि दूध से जो दही बनता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है, तो उससे ही याद रख लीजिएगा कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ऑक्जेलिक अम्ल है आपका। ये जो है आपका ऑक्जेलिक अम्ल जो है ना, टमाटर में पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। किसमें पाया जाता है साथियों? टमाटर में जो है ना, टमाटर, टमाटर में, टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? टमाटर, टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, उस तरह सेब में आपका टैनिक मैलिक अम्ल पाया जाता है, चाय में आपका टैनिक अम्ल पाया जाता है, इस सब बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। एल्यूमिनियम का एस्क क्या है?
एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉक्साइट बोलते हैं। एल्यूमिनियम का अयस्क को क्या बोलते हैं साथियों, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का अयस्क को बॉक्साइट कहा जाता है। ये जो लोहा का अयस्क है, लोहा का 4 अयस्क है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये भी लोहा का अयस्क है, ठीक है। ये दोनों जो है ना किसका, लोहा का अयस्क है, लोहा का, ठीक। ये जो है किसका अयस्क है, तो ये लोहा का अयस्क है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, चौथा प्रश्न है, सोडियम किसे काटने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। देखिए सोडियम जो है ना बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। ये जो सोडियम है बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है। जब इसको खुली हवा में हम लोग छोड़ देंगे ना तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये क्या कर लेगा ना जी, जलना शुरू हो जाएगा, इसमें आग पकड़ लेगा, ठीक है। इसीलिए ना इसको ना क्या करते हैं, ऑक्सीजन, हवा मतलब ऑक्सीजन और नमी से प्रतिक्रिया से बचाने के लिए इसको केरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं, ठीक है। एक सवाल सीधे ऐसे पूछ देता है कि सोडियम को किस में संग्रहित करके रखते हैं ताकि उसमें आग ना पकड़े, तो मिट्टी का तेल में। ये भी सवाल याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो क्यों क्यों मिट्टी का तेल में रखते हैं, क्योंकि हवा और नमी के संपर्क में ना आए, जिसके कारण इसको मिट्टी का तेल में रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, CH4 का सामान्य नाम क्या है, ठीक है। CH4 का सामान्य नाम क्या है ये आपको बताना है, ठीक। तो CH4 आप जानते हैं ना, एक कार्बन है तो इसको क्या पढ़ते हैं, मीथ पढ़ते हैं। एक कार्बन को मीथ पढ़ते हैं। और हाइड्रोजन का संख्या अगर कार्बन का संख्या का दुगुना से 2 ज़्यादा है, मतलब अगर देखिए कार्बन 1 ठो है और हाइड्रोजन कितना है आपका, 4 ठो है। देखिए इसका दुगुना से 2 ज़्यादा अगर हाइड्रोजन है तो उसको एन वाला समूह में रखते हैं, एल्केन वाला समूह में, ठीक है, एल्केन वाला समूह में। तो ये क्या है हमारा, एक कार्बन है तो मीथ पढ़ते हैं, 2 कार्बन होता तो ईथ होता, 3 कार्बन होता तो प्रोप होता, 4 कार्बन होता तो क्या पढ़ते हैं, इसको ब्यूटेन पढ़ते हैं, ठीक है। और ये मीथेन को ही क्या कहा जाता है साथियों, गोबर गैस का मुख्य घटक कहते हैं। और ये जो है हमारा ब्यूटेन, ये जो एलपीजी का मुख्य घटक है, एलपीजी सिलेंडर होता है जो हमारे घरों में, जो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का घटक है ये, याद रखिएगा ब्यूटेन। हमारे घर में जो गैस सिलेंडर है जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं ना उसमें ब्यूटेन ही होता है, ठीक है, ब्यूटेन गैस होता है। तो आपको पूछेगा एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, तो ब्यूटेन है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, तो वो हमारा हो जाएगा मीथेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न को लेकर के। अगला प्रश्न को देखते हैं क्या है हमारा, साबुन किसका सोडियम या पोटेशियम लवण है। अगला प्रश्न क्या है मेरा, जो साबुन है, साबुन की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। साबुन की प्रकृति ये भी याद रखेगा कि साबुन जो है कैसा होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। तो साबुन का जो प्रकृति है वो क्षारीय होता है, ठीक है। चलिए तो क्या है कि साबुन किसका सोडियम या पोटेशियम लवण है। तो साबुन जो है ना हमेशा याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है आपका साबुन। और साबुन की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, ठीक है। यहाँ बोला है आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, मतलब अगर आपको बोलता सिर्फ आवर्त सारणी ना तो अलग होता, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोजले ने दिया है, किसने दिया है, मोजले ने दिया है। और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को जो है ना परमाणु संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया है, संख्या के बढ़ते क्रम में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया है, ठीक है, बढ़ते क्रम में सजाया गया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, बढ़ते क्रम में सजाया गया है, ठीक, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है तत्वों को किस आधार पर सजाया है, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पर सजाया है। तभी जो मेंडलीफ था, उससे पहले जो भी था न्यूलैंड्स था, उन सब ने ना जो एक त्रिक का नियम दिया था आपका डोबेराइनर, वो सब जो ना तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाया था, ठीक है। लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ हो रही थी उन लोगों से, तो मोजले ने ना क्या किया, तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर सजाने का काम किया, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक जो है किसको कहा जाता है, मोजले को। अभी जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो मोजले के आधार पर ही परमाणु मोजले के आधार पर ही तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पर सजाया गया है, ठीक है। अगर आपको ऐसा पूछ देता, सिर्फ आपको पूछता कि सिर्फ आवर्त सारणी का जनक, खाली यही क्वेश्चन रहता, आवर्त सारणी का जनक हो जाता ना, तब इसका आंसर क्या हो जाता हमारा, मेंडलीफ हो जाता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आपको पूछेगा कि आवर्त सारणी का जनक कौन है, तब मेंडलीफ टिक कीजिएगा, ठीक। यहाँ पर क्या पूछा है, आधुनिक आवर्त सारणी, तब क्या हो जाएगा हमारा आंसर, मोजले हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपको सिर्फ पूछे कि आवर्त सारणी का जनक, तब मेंडलीफ, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, आधुनिक, अगर आधुनिक लग जाएगा तो क्या आंसर होगा हमारा, मोजले होगा। इस बात को याद रखिएगा। न्यूटन के बारे में आप लोग जानते ही हैं, बल का मतलब मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन ने ही बल का, गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया था। अच्छा, उसके बाद डाल्टन के बारे में जानते हैं, जिसने पहला परमाणु सिद्धांत दिया था। इसने क्या दिया था, परमाणु सिद्धांत, याद रखिएगा, परमाणु सिद्धांत दिया था, ठीक है। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, आपका डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद न्यूटन ने क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया था। जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया था आपका न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया था। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया था आपका न्यूटन ने। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। बल का मात्रक डाइन भी होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। मतलब 1 न्यूटन बल बराबर होता है 10 पर पावर 5 डाइन। इस बात को भी आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभ को क्या कहते हैं? देखिए आवर्त सारणी में ना 2 तरह का होता है। एक होता है इस तरह से क्षैतिज, ठीक है, और एक होता है इस तरह से लंबवत, ऐसे लंबवत। तो लंबवत जो होता है ना, जो आवर्त सारणी में लंबवत होता है, उसको कहा जाता है समूह। क्या बोलते हैं उसको? समूह बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो ग्रुप कितना होता है आधुनिक आवर्त सारणी में? 18 ग्रुप होता है। कितना होता है? समूह 18 होता है। और क्षैतिज पंक्तियाँ जो होती है, जो इस तरह से पंक्ति रहता है ना, इस तरह से जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती है उसको कहा जाता है आवर्त, और इसकी संख्या होती है 7। ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आपको बोल देगा कि आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? तो आवर्त कहते हैं। क्षैतिज पंक्ति जो सोया हुआ है इस तरह से, इन पंक्तियों को बोलते हैं क्या हम लोग? आवर्त बोलते हैं। और उसकी संख्या कितनी है? 7 है। और लंबवत इस तरह से जो लाइन होगी, खड़ा खड़ा लाइन जो होगा, उसको बोलते हैं समूह, ग्रुप बोलते हैं। और उसकी संख्या जो क्या होगी भाई? 18 होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ। अगर लिखा हुआ रहेगा प्योर हिंदी में ना, तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। लंबवत स्तंभ कहिए या ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल में। अगला क्वेश्चन है, आपको 1 तारीख से जो है ना, जो 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक जो भी साइंस के पूछे गए क्वेश्चन है ना, उनको लेकर के आएंगे 1 तारीख से आपका, ठीक है। 1 तारीख से जो होगा, सुबह जो होगा आपका 6 से 7 बजे के बीच साइंस का डाला जाएगा। और उसके बाद शाम में जो है 6 से 7 बजे के बीच आपका मैथ का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, जो पिछले वर्षों में मैथ का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, उन सबको लेकर के आएंगे 1 तारीख से, ठीक है साथियों। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, ठीक है। चलिए क्या सवाल है हमारा? सवाल है कि शोषण की इकाई क्या है? आप शोषण समझते हैं ना? ये शोषण का मतलब ये नहीं हुआ कि सांस लेना, ठीक है। ये शोषण का मतलब हुआ कि हम लोग जो भी चावल रोटी खाते हैं उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, उसको तोड़ करके ग्लूकोज में बदलना, और ग्लूकोज से हमको ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। ये शोषण का मतलब होता है। शोषण का मतलब क्या है यहाँ पे? कि जो कुछ भी हम लोग खाते हैं उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ करके ग्लूकोज बनाना, और ग्लूकोज को तोड़ करके फिर उससे हमको ऊर्जा निकालना, यही है शोषण का मतलब, ठीक है। तो शोषण की इकाई क्या है? सवाल क्या पूछा है हमको? शोषण की इकाई क्या है? तो शोषण का जो है ना, देखिए शोषण, जो वायवीय शोषण होता है वो कहाँ पूरा होता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। वायवीय शोषण जो है कहाँ पर पूरा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। इसलिए शोषण की इकाई हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। नाभिक जानते हैं आप, परमाणु के भीतर में होता है जहाँ धनावेशित कण मौजूद रहता है। राइबोसोम जानते हैं, इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। क्या इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा, मतलब प्रोटीन बनता है यहीं पर, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है इसको। प्रोटीन का क्या कहते हैं? इसको फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम को। राइबोसोम, राइबोसोम वही बात है, ठीक है। प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, ठीक। चलिए आगे, अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में ही जानते हैं आप लोग। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानते हैं आप लोग। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, वो क्या करता है कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, यही क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या है। पत्तियों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। जो पत्ता सब है, पत्ता जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, उनकी पत्तियां भोजन बनाने का काम करती है। तो भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जानते हैं ना आप लोग, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं ये, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण का कभी कभी ना आपसे समीकरण मांग लेता है, ये भी बात याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण का संतुलित समीकरण मांगता है आपसे। तो सीधा सीधी देखिए, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मतलब CO2 चाहिए आपको। उसके बाद आपको जल चाहिए, सूर्य प्रकाश रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण होगा, ठीक है। उसके बाद तीर का निशान दे दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा ऊपर में, तीर के ऊपर में सूर्य प्रकाश, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या बन जाएगा आपका? ग्लूकोज बन जाएगा, C6H12 आपका, और O6 बन जाएगा। उसके बाद 6 CO2 भी बनेगा, और आपका 6 O2 भी बनेगा। ये भी बात याद रखिएगा, ठीक। इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ये क्या हुआ आपका? प्रकाश संश्लेषण का संतुलित समीकरण हुआ, ठीक। अच्छा, शोषण के बारे में तो जानते हैं कि भोजन जो भी हम लोग खाते हैं वो भी बताया हम ऊपर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? एक दिन जो है ना, मस्तिष्क से रिलेटेड 1 तारीख से पहले ही आपको पूरा कंप्लीट सीरीज लेके आएंगे, जिसमें मस्तिष्क के बारे में फुल जानकारियाँ देंगे, ठीक है। तो मस्तिष्क जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन के 3 भाग में होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, मतलब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। इसमें से कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो वो है हमारा सेरिबेलम। याद रखिएगा, सेरिबेलम, जिसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। मतलब जो भी व्यक्ति अगर शराब वगैरह पीता है ना, तो उसका जो अनुमस्तिष्क है काम नहीं करता है, इसलिए वो ना शरीर को
एक जगह स्थिर संतुलित नहीं रह पाता, और वो चलता है तो डगमगा के चलता है, ठीक है। तो नशा उशा में जो अनुमस्तिष्क हमारा जो है ना क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक, जिससे हम लोग अपने शरीर का संतुलन नहीं बना पाते हैं और बोल भी नहीं पाते हैं ठीक से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो मस्तिष्क से रिलेटेड एक आपका पूरा कंप्लीट मतलब लेके आएंगे सीरीज, ठीक है, जिसमें मस्तिष्क के बारे में पूरी जानकारी देंगे, समझाएंगे आपको, फिर उसका ऑब्जेक्टिव भी लेकर के आएंगे आपको, ठीक है। थैलेमस है जो अनैच्छिक क्रियाओं को संपादित करती है, जैसे उल्टी आना, इस तरह का बातों को, ये पूरा सीरीज लेके आएंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, इसका आंसर जो हुआ ख हुआ, ठीक है, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, ठीक। चलिए, उसके बाद ये जो है हमारा प्रमस्तिष्क, ये सभी सोचने समझना, तर्क करना, याद करना किसी चीज़ को, ये उन सभी बातों को ध्यान में रखता है प्रमस्तिष्क हमारा, ठीक है। चलिए आगे 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इंसुलिन का स्रवण कहाँ पर होता है? देखिए बार बार आ रहा है ये सवाल, मतलब हर बार एग्जाम में, मैट्रिक वाला एग्जाम में इंसुलिन जो है ना आपका, उससे एक क्वेश्चन तो फिक्स है, बनता ही है। कभी कभी देता है कि इंसुलिन हार्मोन किस बीमारी की कमी के लिए दिया जाता है, तो मधुमेह का बीमारी में, ठीक है। और यहाँ बोला है कि इंसुलिन जो हार्मोन है वो किस अंग से निकलता है, शरीर का कौन ऐसा अंग है जहाँ से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो देखिए पहले आपको बता दें, जो अधिवृक्क है आपका, यहाँ से जो आपका ना एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है भाई? एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन, जिसको आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। ये जो एड्रेनलिन है ना, इसको दो बात याद रखिएगा, इसको आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं इसको, ठीक है। आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि अचानक ये हार्मोन स्रावित होता है, जब हम अचानक चौंक जाते हैं, डर जाते हैं ना, उस समय जो है ना एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और याद रखना है, इससे एड्रेनलिन को लरो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लरो और उड़ो हार्मोन भी इसी को कहते हैं, लरो और उड़ो हार्मोन भी इसी को कहा जाता है। एड्रेनलिन को ही क्या कहते हैं? लरो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं इसको, ठीक है। लरो और उड़ो हार्मोन, ये भी याद रखिएगा, लरो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है एड्रेनलिन को, ये भी बात आप लोग को याद रखना है, ठीक है साथियों। अच्छा, उसके बाद आपका थायराइड है, थायराइड से जो है थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, ये भी याद रखिएगा। थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। और थायरोक्सिन हार्मोन में जो है ना आयोडीन नामक तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है भाई? आयोडीन नामक तत्व पाया जाता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा ना, तो आयोडीन की कमी हो जाए, जिसके कारण से हमको गलकंठ हो जाएगा, गलकंठ, जिसको ग्वाइटर बोलते हैं ना, गलकंठ, गलफुल्ला, गलकंठ हो जाएगा हमको, क्या हो जाएगा? गलकंठ, आयोडीन की कमी से, ये आयोडीन है, इसका संकेत है आयोडीन, ठीक है, गलकंठ हो जाएगा हमको। अच्छा, पीयूष ग्रंथि को आप जानते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं मास्टर ग्रंथि? क्योंकि जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और बाह्यस्रावी ग्रंथि है ना, अंग जो भी है, जिससे भी जो भी हार्मोन निकलता है, सभी हार्मोन को कंट्रोल करके रखता है ये आपका पीयूष ग्रंथि, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं इसको, ठीक। चलिए, ये जो मटर के दाने की तरह होता है, इतना छोटा सा होता है, लेकिन सभी अंगों से निकलने वाले हार्मोन को ये कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। जनन संबंधित समस्याएं जो भी है उन सबका नियंत्रण करता है आपका पीयूष ग्रंथि, ठीक है साथियों, समझ रहे होंगे आप। और क्या बचा आपका? अग्नाशय। यहाँ अग्नाशय से दो तरह का हार्मोन स्रावित होता है, एक होता है इंसुलिन और एक होता है आपका ग्लूकागोन, लिख लीजिए, एक होता है इंसुलिन और एक होता है ग्लूकागोन। और यहाँ से पाचक एंजाइम भी निकलता है, ठीक है, पाचक रस भी निकलता है, जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है, और आपका वसा जो हम लोग खाते हैं उसको पचाने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न को देखते हैं। 30 प्रश्न है आज, ठीक है, 30 प्रश्न है, जिसमें 30 में से 13वां प्रश्न को देखते हैं क्या है हमारा। अमीबा। अमीबा के बारे में आप जानते होंगे कि अमीबा जो है अपना भोजन कूटपाद से प्राप्त करता है, ये भी याद रखिएगा। भोजन जो है कहाँ से प्राप्त करता है भाई? कूटपाद। कहाँ से प्राप्त करता है भोजन? कूटपाद में। और ये जो है अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कितना कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय। ये सिर्फ एक कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। और ये अमीबा जो है, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो है ना एक कोशिकीय जीव है। और ये एक कोशिका ही ना सारे कार्य को करने के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। तो अमीबा अगर आपको बोले कि अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो भाई तो कूटपाद से अपना भोजन प्राप्त करता है ये, ठीक है। अच्छा, वहीं से भोजन खाता भी है और वहीं से वो जो है क्या करता है कि शौच भी करता है, मतलब भोजन को निकालता भी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक बात याद रखिएगा कि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है, मतलब ये आकार बदलते रहता है, जैसा तैसा इसका आकार होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। अच्छा, अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन पूछा है कि अमीबा में प्रजनन किस विधि से होता है। जो अमीबा में प्रजनन होता है वो किस तरह से होता है? प्रजनन जो अमीबा में होता है ना, वो द्विखंडन विधि से होता है, इस बात को याद रखिएगा। अमीबा में जो प्रजनन होता है वो द्विखंडन विधि से होता है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न में, मानव में निषेचन कहाँ होता है? मानव में जो निषेचन होता है ना, वो कहाँ पर होता है? अंडवाहिनी में होता है, ठीक है। मतलब जो हार्मोन मिलते हैं, पुरुष हार्मोन और महिला हार्मोन जो है ना, एक जगह मिलते हैं और वहाँ से जो है अंडा का निर्माण करता है, ठीक है, मतलब भ्रूण का निर्माण करता है, वो अंडवाहिनी में होता है, ठीक है। निषेचन कहाँ होता है?
अंडवाहिनी में होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। वंशागति, वंशानुक्रम, मतलब वंशानुक्रम बोलिए या वंशागति बोलिए, ठीक है, उसका जनक कौन है? वंशानुगति या वंशानुक्रम का जनक कौन है? किसको वंशानुक्रम का जनक कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को ना वंशानुक्रम का जनक कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा, ये ग्रेगर जॉन मेंडल था ना, पहला प्रयोग जो है मटर के पौधे पर किया था, ठीक है, मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या था, जैसे माता पिता होगा उसका बच्चे का जो आँख, नाक, कान और चाल व्यवहार जो होगा ना, वो अपने माता पिता से ही उसको मिलेगा, ठीक है, इसको ही बोलते हैं वंशानुक्रम, ठीक है। और चार्ल्स डार्विन ने जो दिया था ना, जैविकीवाद का सिद्धांत दिया था, इसको भी याद रखिएगा। जैविकीवाद या विकासवाद का सिद्धांत याद रखिएगा। सीधा सीधी विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत दिया था आपका, विकासवाद का सिद्धांत या नियम, जो कहिए, नियम कहिए या सिद्धांत कहिए, एक ही बात है, ठीक है। तो विकासवाद का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा था कि कोई भी वस्तु, कोई भी जीवित वस्तु अगर खुद को पर्यावरण के अनुसार नहीं ढालेगा तो वो वस्तु जो है ना धीरे धीरे पर्यावरण से क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार्ल्स डार्विन का याद रखिएगा, विकासवाद का सिद्धांत, या इसको ही बोलते हैं वर्णवाद का सिद्धांत, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे। वंशानुगति का जनक किसको कहा जाता है? तो भाई ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। और लैमार्क जो है ना, इसने दिया था जैविकीवाद का सिद्धांत, जैविकीवाद का सिद्धांत दिया था ये लैमार्क ने, याद रखिएगा। वाटसन, एक था वाटसन और एक था आपका क्रिक, वाटसन और क्रिक, वाटसन एंड क्रिक, इसने जो है ना क्या खोज किया था भाई? वाटसन और क्रिक ने जो था डीएनए का खोज किया था, इसको भी याद रखिएगा। डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ये डीएनए से ही क्या होता है कि बच्चा का निर्धारण हो पाता है कि इस बच्चा का जो असली पिता कौन है, ठीक है। तो डीएनए का खोज कौन किया था? वाटसन और क्रिक ने। और डीएनए में क्या पाया जाता है भाई? प्रोटीन का बना हुआ होता है, ये भी बात याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न है हमारा, बाल त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है? बताया ना हम, ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था ये कि बाल, त्वचा और कोई बच्चा का रंग किस तरह से होगा, उसका आँख का रंग, ठीक है, किस हिसाब से होगा, बच्चा गोरा होगा, काला होगा, ये किस बात पर निर्भर करता है? तो जीन्स पर निर्भर करता है, माता पिता से मिलने वाले जीन्स पर निर्भर करता है वो, ठीक है। बच्चा का रंग जो है कैसा होगा, बाल का रंग कैसा होगा, आँख का रंग कैसा होगा, त्वचा जो बच्चा गोरा होगा कि काला होगा, ठीक है, तो जीन्स पर निर्भर करता है ये बात, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 17 नंबर प्रश्न है ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है, इसके बाद जो है आपका 1 तारीख से जो भी पिछले वर्ष मैट्रिक एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं उन सब ऑब्जेक्टिव को लेके आएंगे आपको 1 तारीख से, ठीक है साथियों। तो चैनल के साथ बने रहिएगा और प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है आपको उसका रिवीजन कराएंगे। बड़ी मतलब वो जो वीडियो होगा लंबा लंबा वीडियो बनेगा, 1 घंटा का बनेगा, 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट का बनेगा, क्योंकि 80 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और सभी को मतलब सभी क्वेश्चन का जो है ना बारीकी के साथ आपको बताना भी होगा, इसलिए वो वीडियो लंबा होगा थोड़ा सा। आप लोग बने रहिएगा चैनल में और देखिएगा। चलिए क्या है सवाल कि अवतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है? जो अवतल दर्पण है उसका फोकस कहाँ पर होता है? देखिए अवतल दर्पण अंदर की तरफ धंसा हुआ था, ये उसका मुख्य अक्ष है, तो बोल रहा है कि फोकस कहाँ पर होता है? तो जो प्रकाश की किरण आती है और वापस जो जाती है ये फोकस से ही होकर जाती है, ये आपका फोकस हुआ, ये आपका वक्रता केंद्र हुआ और ये आपका ध्रुव हुआ, ठीक है। तो फोकस कहाँ पर होती है? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच। देखिए पहला ही ऑप्शन मिल गया हमको, जो दर्पण का ध्रुव होता है ना, ये ध्रुव P और वक्रता केंद्र मतलब C, इसके बीच में ही आपका क्या होता है भाई? फोकस होता है, ठीक है। क्या होता है आपका? बीच में ही फोकस होता है, ठीक साथियों, समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता है क्या? सवाल पूछा है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक है या नहीं? देखिए अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है ना, 2 माध्यम होना चाहिए, मतलब किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल और बटे में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो देखिए अगर ऊपर में किसी माध्यम में कांच, तो कांच में प्रकाश की चाल, ऊपर में क्या हो गया आपका? कांच में प्रकाश की चाल, और नीचे में क्या हो गया आपका? वायु में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल जो है मीटर पर सेकंड में भी हो सकता है, किलोमीटर प्रति घंटा में भी हो सकता है। तो अगर मीटर पर सेकंड है या किलोमीटर प्रति घंटा ऊपर है तो वो तो चीज़ नीचे भी आएगा ना, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड। तो क्या होगा कि वो जो मात्रक है कट जाएगा, जब कट जाएगा तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, मात्रकहीन होता है, ठीक है। अपवर्तनांक जो है ना क्या होता है भाई? मात्रकहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो प्रश्न 19 नंबर है, नेत्र का पर्दा किसको कहते हैं? नेत्र का पर्दा का कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना, नेत्र में जो हमारा आँख है, आँख का पर्दा में ही बनता है। तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है? याद कीजिए आप लोग, रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और वो जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? वो प्रतिबिंब आपका उल्टा होता है, वास्तविक होता है और वस्तु से बहुत छोटा होता है, और हमारा दिमाग जो है ना उसको सीधा करके दिखाता है, ठीक है, और वस्तु के आकार के बराबर का दिखाता है हमको। लेकिन वास्तव में जो है ना वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, रेटिना को दृष्टि पटल भी बोलते हैं, वो प्रतिबिंब जो है आपका वस्तु का अपेक्षा उल्टा होता है, छोटा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा उसके बाद एक ऑप्शन और दिया हुआ है हमको कॉर्निया के बारे में। कोई भी व्यक्ति जो नेत्रदान करता है ना, तो नेत्रदान में कॉर्निया का ही दान किया जाता है, ठीक है। और कॉर्निया ही ऐसा है
जो किसी भी व्यक्ति के आँख के रंग का निर्धारण करता है, ये भी बात याद रखिएगा। मतलब अगर आपको बोल दे कि नेत्रदान में किस चीज़ का दान किया जाता है, तो कॉर्निया का दान किया जाता है। अच्छा, अगर आपको पूछ दे कि आँख का रंग के लिए कौन जिम्मेवार है, तो कॉर्निया ही आँख का रंग के लिए जिम्मेवार है। आप देखे होंगे ना, किसी का आँख ज़्यादा सफ़ेद होता है, किसी का आँख जो है भूरा होता है, ठीक है। तो ये इसके कारण किसी का आँख जो है तो ज़्यादा नीला टाइप का होता है, तो ये कॉर्निया पर ही निर्भर करता है, ठीक है। और दान भी कॉर्निया को ही किया जाता है, ठीक है साथियों। चलिए, उसके बाद क्या है, लेंस है। लेंस जानते हैं ना, हमारा आँख जो है एक कैमरा की तरह काम करता है, और आँख जो है उत्तल लेंस का बना होता है। किस लेंस का बना होता है भाई? उत्तल लेंस का हमारा आँख बना होता है, इसको भी याद रखिएगा। ये आइरिस क्या करता है भाई, हमारे नेत्र में कितना प्रकाश जाएगा नहीं जाएगा, तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है ये, ठीक है। प्रकाश कितना जाएगा नहीं जाएगा, कितना मात्रा में जाना चाहिए, प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है, नियंत्रित करता है, ठीक। ध्यान रखिएगा, आपको पूछ देगा कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो आइरिस जो है क्या करता है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि दोष का सुधार। देखिए कैसा दृष्टि है, निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि कोई आंख नज़दीक रखी हुई चीज़ों को तो साफ साफ देख लेता है, लेकिन दूर रखी हुई चीज़ों को साफ साफ नहीं देख पाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इससे रिलेटेड और भी सवाल पूछते हैं कि निकट दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना से पहले ही बन जाता है, ठीक है। रेटिना पर ना बन के रेटिना से पहले ही बन जाता है, ठीक। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। तो निकट दृष्टि दोष में ना इलाज करने के लिए एक बात शॉर्टकट में उड़ान याद रखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। आपको क्या याद रखना है, उड़ान। उड़ान क्या याद रखना है भाई, उड़ान, ठीक है। क्या याद रखना है आपको, उड़ान। तो देखिए दो दो करके इन दोनों को अलग कर दीजिए आप, और इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए, ठीक है। तो डी से क्या हो गया आपका, दीर्घ दृष्टि, याद रखिएगा। डी से क्या हो गया, दीर्घ दृष्टि या दूर दृष्टि, उसका इलाज उत्तल लेंस से। यू से क्या हो गया आपका, उत्तल लेंस। समझ में आ गया, डी से दीर्घ दृष्टि और यू से क्या हो गया आपका, उत्तल लेंस, ठीक है। अच्छा, एन से क्या हो गया आपका लास्ट में, देखिए एन से क्या हो गया, निकट दृष्टि, और ए से क्या हो गया आपका, अवतल लेंस, ठीक है। समझ गया ना, इसको याद रख लीजिएगा उड़ान से। तो निकट दृष्टि और दूरदृष्टि में किस तरह के लेंस का इस्तेमाल होता है, ये आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया, उड़ान में देख लीजिए, एन है निकट दृष्टि, निकट दृष्टि किससे हो रहा है, एन से हो रहा है, और एन से पहले क्या, ए है हमारा, तो ए से अवतल लेंस, ठीक है साथियों, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, धारा का मात्रक क्या है। आप जानते हैं ना, धारा, धारा कहने का मतलब ये हुआ कि विद्युत धारा का मात्रक, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर जो दिया हुआ है हमको वोल्ट दिया है, वोल्ट, तो ये जो है विभव का मात्रक है। विभव का मात्रक पोटेंशियोमीटर भी होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। ये किसका मात्रक है, विभव ये कहे या विभवांतर का मात्रक है। ओम किसका मात्रक है भाई, प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है आपका, ओम है, इस बात को भी याद रखिएगा। एम्पियर जो है आपका धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का, ठीक है। कौन, एम्पियर जो है आपका विद्युत धारा का मात्रक है। और जूल जो है आपका कार्य का मात्रक है। किसका मात्रक है भाई, कार्य का या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है भाई, जूल होता है, ठीक है। कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा धारा, धारा मतलब विद्युत धारा, एम्पियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। V बराबर आई आर है, V बराबर क्या है, आई आर है, V बराबर आई आर है, किस नियम से संबंधित है। सीधा सिंपल सा ओम का नियम था, बोला था ना ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने क्या कहा था कि B समानुपाती होता है I के। मतलब किसी परिपथ में अगर हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं, V मतलब वोल्टेज, ठीक है, तो उसमें विद्युत धारा भी क्या होगा, बढ़ेगा। वोल्टेज को घटाते हैं तो विद्युत धारा भी क्या होगा, घटेगा। मतलब हम लोग घर में नहीं देखते हैं, कभी कभी वोल्टेज कम हो जाने से मतलब बल्ब वगैरह, पंखा वगैरह बहुत धीमा धीमा चलना शुरू हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं ना वोल्टेज कम हो गया। तो वोल्टेज का सीधा संबंध किससे है भाई, आई से संबंध है। और कैसा संबंध है, समानुपाती संबंध है। मतलब वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो आई, विद्युत धारा भी बढ़ेगा, वोल्टेज अगर घटेगा तो विद्युत धारा भी घटेगा, ठीक है। जब इसको ही बराबर कर दिया जाता है, समानुपात को हटा दिया जाता है ना, तो आपका एक स्थिर स्थिर आंक प्राप्त होता है, कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मान जो है ना एकदम हमेशा सेम ही मान रहता है, ठीक है। चाहे वोल्टेज बढ़ जाए, ठीक है, या वोल्टेज घट जाए, तो इसका मान जो है ना एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, कांस्टेंट मान होता है, ठीक है, ओम का नियम में, ठीक है। तो एक बात और याद रखिएगा कि ओम का नियम में किसका मान स्थिर रहता है, स्थिर मतलब कांस्टेंट, किसका मान अचर रहता है, तो प्रतिरोध का जो मान है वो अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये इसका मान, प्रतिरोध का मान कभी नहीं बदलता है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, विद्युत चुंबक का निर्माण किससे होता है। विद्युत चुंबक, तो विद्युत चुंबक जो है ना, लोहा, चुंबक तो लोहा से ही होगा, ये वाला तो आप लोग खुद कर लेते, लोहा से होगा। और तांबे की कुंडली, मतलब विद्युत चुंबक कौन होगा, मतलब जैसे पंखा है हमारा, देखते हैं लोहा का रहता है वो, और लोहा में क्या रहता है, तांबा का तार का कुंडली बना हुआ रहता है, मतलब तार को लिपेट लिपेट करके मतलब कुंडली बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में।
विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप लोग खुद याद कर लीजिए। विद्युत मोटर, मोटर कब चलेगा? आपके घर में मोटर होगा, मोटर कब चलेगा? जब उसको विद्युत धारा देंगे तब वो चलेगा, मतलब उसको धारा देंगे तब चलेगा, ठीक है। धारायुक्त चालक पर बल, मतलब धारायुक्त का मतलब समझ रहे हैं? धारायुक्त का मतलब है उसमें धारा है और बल लगाते हैं खाली, नहीं ना ना, उसमें है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण बल बात, ठीक है। विद्युत मोटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम, विद्युत मोटर जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज कौन किया था? इस बात को भी आप लोग याद रख सकते हैं, माइकल फैराडे, याद रखिएगा, माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज कौन किया था या सिद्धांत कौन दिया था? माइकल फैराडे। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, बस ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 5 प्रश्न और है, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या है 25 नंबर प्रश्न हमारा? विद्युत चालक बल उत्पन्न होता है किससे? विद्युत चालक बल जो है किससे उत्पन्न होगा? चालक बोल दिया है, विद्युत चालक बल किससे? तो चालक गति से ही उत्पन्न होगा ना, चलाने पर उसको गति कराएंगे तब जो होगा उससे विद्युत चालक बल उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर किस में प्रयुक्त होता है? ट्रांसफार्मर का यूज क्या होता है? देखिए ट्रांसफार्मर में ना क्या होता है कि विद्युत धारा को उससे कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। मतलब धारा को बढ़ाने और घटाने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, ठीक है साथियों। चलिए अगला 27 नंबर प्रश्न है हमारा। 27 नंबर प्रश्न क्या है? खाद्य श्रृंखला का प्रथम कड़ी क्या होता है? खाद्य श्रृंखला, आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला का पहला कड़ी क्या होता है? तो पहला कड़ी उत्पादक होता है। उत्पादक मतलब हरे पेड़ पौधे जो भोजन को बनाने का काम करते हैं। अगर यही नहीं होगा तो क्या हम लोग जो भी शाकाहारी मांसाहारी जीव जंतु हैं बच पाएंगे, रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना, क्योंकि पहला कड़ी ही अगर नहीं है आपका, मतलब हरे पेड़ पौधे ही नहीं हैं, तो हमको भोजन कहाँ से मिलेगा? सांस के रूप में ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो पहला कड़ी जो है क्या होता है? उत्पादक होता है। चलिए साथी अगला आगे देखते हैं 28 नंबर प्रश्न को। ओजोन परत किससे रुकती है? ओजोन का सूत्र आप जानते हैं ना, ओजोन का सूत्र जानते हैं, O3 होता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ये किससे हमको बचाती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। अगर ओजोन परत नहीं होगी ना तो जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आएगा वो धरती पर आ जाएगा, जिससे धरती का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमको जो है ना तरह तरह की बीमारियां हो जाएगी, स्पेशली त्वचा कैंसर, मस्तिष्क जो हमारा दिमाग है ना बीमार पड़ जाएगा, त्वचा में कैंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओजोन परत जो है ना कम्बल की तरह हमारी पृथ्वी को ढका हुआ है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को से हमको बचाती है, ठीक है। और मतलब अगर देखिए आप तो तापमान ज़्यादा हो जाने से क्या होगा, जो भी ग्लेशियर वगैरह है पिघलना शुरू हो जाएंगे ना, तो सैलाब आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। 29 नंबर प्रश्न, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन का जनक जानते हैं आप किसको कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का जनक कहते हैं। किसको कहते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा। किसको? सुंदरलाल बहुगुणा को क्या कहते हैं? चिपको आंदोलन का जनक सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा को क्या कहा जाता है? चिपको आंदोलन का जनक सुंदरलाल बहुगुणा। ये जो चिपको आंदोलन हुआ था ना, उत्तराखंड का एक जगह टेहरी गढ़वाल, ठीक है, उत्तराखंड में एक जगह टेहरी गढ़वाल जहाँ पर चिपको आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो ये क्या था? पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए जो अंग्रेज सब था ना, पेड़ पौधों को काट करके वहाँ पर ना खेती करा रहा था, या रास्ता बनाने के लिए, या मतलब जो भी पर्यटक स्थल के लिए, या ट्रेन का जो था पटरियाँ बिछाने के लिए पेड़ पौधों को काट लेते थे। तो वहाँ की जो भी महिलाएँ थी ना, महिलाएँ पुरुष जो भी थी, वो पेड़ पौधों को अपने आगोश में ले लेता था या ले लेती थी, और उन लोगों का कहना था कि पहले हमको काटिए उसके बाद पेड़ पौधों को काटिएगा, ठीक है। तब जो है ना 1967-68 के टाइम में उत्तराखंड में एक जगह टेहरी गढ़वाल जहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया था, ठीक है, जो वनों की रक्षा के लिए था, ठीक। चलिए साथियों आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को जो है आज का सेशन कैसा लगा। ये साइंस का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट है, मतलब इस तरह के यही सब क्वेश्चन जो है ना किसी न किसी वर्ष मैट्रिक का एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, वही सारा क्वेश्चन को सीरीज लेकर के आए थे हम लोग। अब 1 तारीख से जो है ना आपको मतलब साइंस का 80-80 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, मैथ का 80-80 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, उर्दू का भी चलेगा और उसके बाद हिंदी का भी चलेगा, ठीक है साथियों। अल्टरनेटिव तरह से मतलब हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक। तो अब जो है अंतिम प्रश्न है, जल संरक्षण के लिए मतलब जल का बचाव के लिए, हम लोग जानते हैं ना जल ही जीवन है, कौन सा नारा प्रयोग होता है?